नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में बात करेंगे कांग्रेस के उस ऐलान पर जिसमें अब साफ हो गया है कि मुकेश सहनी महागठबंधन के डिप्टी सीएम के फेस हैं, उम्मीदवार हैं। मुकेश सहनी पे पहले बात किया, तेजस्वी पे बाद में बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव की बात तो चल ही रही थी, लेकिन मुकेश सहनी स्पेशली डिप्टी सीएम के लिए बहुत लंबे समय से अड़े थे। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कांग्रेस को मजबूरन मुकेश सहनी को एज ए डिप्टी सीएम फेस घोषित करना पड़ा, और साथ में तेजस्वी यादव को इतना लेट क्यों सीएम फेस बनाया गया, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी। इस पार्टी का आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि बीजेपी के लोग इनके प्रत्याशियों को तोड़ रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। उन दबाव के दम पर इनके प्रत्याशियों को तोड़ा जा रहा है, जिससे जनसुराज को नुकसान हो रहा है। और जनसुराज ये भी कह रही है कि बीजेपी को डर है कि चुनाव में उसको नुकसान पहुंचाएगी जनसुराज, इसलिए ऐसा हो रहा है। तीसरा जो विषय है जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि जीविका दीदियों को 30-30 हजार रुपए देने का, संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का तेजस्वी यादव का ये जो ऐलान है, उसमें जीविका दीदियों पे क्यों इतना फोकस किया गया? क्या तेजस्वी यादव को लगता है कि नीतीश कुमार फिर से अगर रिपीट करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जीविका दीदियों का होगा? सब विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं वो डॉक्टर संजय हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और सर, स्वागत है आपका राग बिहारी में। फाइनली हम लोग लगातार लंबे समय से बात कर रहे थे और आज जो है ऐलान कर दिया कांग्रेस ने, और उसमें भूमिका तो राहुल गांधी वगैरह सब गायब हैं, और आए तो अशोक गहलोत आए। अशोक गहलोत कल आए और आज सब कुछ क्लियर हो गया, वो कल कह के भी गए थे। तो मैं ये समझना चाहता हूं या हमारे दर्शकों को जरा समझाइए कि सहनी का कौन सा वो प्रेशर काम किया जिसमें अंततः ये तैयार हो गया कि अब तो सहनी के पास सब कुछ है, 15 सीटें हैं, डिप्टी सीएम का उम्मीदवारी भी है। अगर वो सरकार बनती है तो ये तो उनके लिए बड़ी सफलता होगी, क्योंकि इससे पहले तो न तो डिप्टी सीएम का जैसा उनके पास ऑफर था, न ही 15 सीटें थी। देखिए, ये दबाव आरजेडी का है, सहनी का कोई दबाव नहीं है। और कल अशोक गहलोत लालू प्रसाद जी से जाकर के उनके घर पर मिले जी। और लालू प्रसाद जी ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस को अब तय कर लेना चाहिए कि गठबंधन में वो लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री का चेहरा का उनको ऐलान करना होगा। अशोक गहलोत, देखिए, कांग्रेस जितना भी आर्म ट्विस्टिंग कर ले, पोस्चरिंग कर ले, अपनी जमीन तो कांग्रेस को पता है ही ना कि हमारी क्या जमीन है। और बीच में टिकट को लेकर के जिस तरह से एयरपोर्ट से लेकर के सदाकत आश्रम तक, आज भी सदाकत आश्रम में लोग धरना पर बैठे हुए हैं और टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। कृष्णा अल्लाबरू को कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को बिहार की जमीन की समझ नहीं है, भूगोल और इतिहास नहीं पता है, वो व्यक्ति बिहार में टिकट बांट रहा है। तो वैसे में तो कैसे पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ती नहीं जाएगी। और अलग अलग तरीके से उन पर एक आरोप लग रहे हैं। तो लालू प्रसाद जी ने इस मौके का फायदा उठाया कि जब कांग्रेस अंदरूनी कलह में उलझी हुई, कुछ लोगों को कांग्रेस ने किनारे किया और सारी जिम्मेवारी अल्लाबरू जी के दे दी गई। जो राजेश राम है मात्र 2 बार के विधायक हैं। अब राजेश राम कितने बोल्ड हैं ये समझने वाली बात है। तो जो उनके प्रीडिसेसर थे, जो पहले वाले लोग थे, उन्होंने भी राजेश राम को कॉर्नर किया। लालू प्रसाद इसी मौके का फायदा उठाया। होता है ना कि जब लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा उसी समय चलाया जाना चाहिए। और लालू प्रसाद जी ने कहा कि भाई ठीक है, हम लोग चुनाव में जाएंगे, लेकिन पहले आपको तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करना होगा। संजोग से मैं था मौर्या में, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हॉल में चल रहा था, उसको गहलोत जी को ऐलान करना पड़ा। मुकेश सहनी जी को तो जिस तरह से सीटों को लेकर के अभी भी पेच उनके फंसे हुए, 15 सीटें कैसे कैसे करके उनको मिली, और उसमें भी 2-3 सीटें तो अभी फंसी ही हुई हैं। कुछ वहां लोग राजद के उम्मीदवार हैं। तो मुकेश सहनी जी को तेजस्वी जी ने समझाया कि भाई आपको उप मुख्यमंत्री वाली घोषणा हम करवा देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी चलिए। और इसी शर्त पर वो आए भी। अगर ये उनको नहीं समझाया जाता तो वो आते भी नहीं। तो तेजस्वी
या कहिए कि आरजेडी या लालू मतलब प्रसाद। अब ये समझ लें कि जो बात चल रही थी कि लालू यादव के दबाव में ही कांग्रेस जो भी करेगी करेगी। और इसमें एक सवाल मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि जब तेजस्वी यादव को अंततः सीएम फेस घोषित किया गया, अंततः कांग्रेस वहीं जाके टिकी। 60-61 सीटें जिस पे बात चल रही थी उसमें भी फ्रेंडली फाइट एक दो पे दिख रहा है। मुकेश सहनी को जितनी सीट मांगी 15 सीट लगभग दे ही दी गई, डिप्टी सीएम घोषित ही कर दिया गया। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की जो नई टीम है, कृष्णा अल्लावरू हो, चाहे पप्पू यादव कोशिश कर रहे थे, चाहे राजेश राम कोशिश कर रहे थे, इन सबको पीछे कर दिया गया। एक बार फिर से लालू यादव ने ये साबित कर दिया कि जैसे पहले कांग्रेस को चलाते थे बिहार में कांग्रेस को वैसे ही चलना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ लास्ट में, जब अशोक गहलोत आए जो कि पुराने लालू यादव के मित्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं। आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव के समय में जब एक बार आरजेडी अड़ गई कि पप्पू यादव को कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं बनने देंगे, तो नहीं बनने दी आरजेडी, और पप्पू यादव निर्दलीय लड़े। पप्पू यादव जितना भी उछल कूद, जिस दिन उनको गाड़ी पर नहीं चढ़ने दी गई थी उस दिन भी मुकेश सहनी ऊपर चढ़े हुए थे। तो मुकेश सहनी को आरजेडी अपना भरोसेमंद साथी मान के अभी तक चल रही है, और इन लोगों को कांग्रेस को बो डाउन करवा रही है। कांग्रेस को कह रही है कि नहीं, आपकी कोई जमीन नहीं है, कोई सामाजिक आपके पास समीकरण नहीं है, आप ऐसे ही अपना ये कर रहे हैं, तो सीट को इस तरह से हथियार लेने से थोड़े होगा। अभी भी 10-11 सीट, मैं पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था, उसमें इस पर कोई बात ही नहीं हुई। थोड़ा सा दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि हाँ थोड़ी बहुत चीजें उलझी हुई है, हम लोग उसको सुलझा लेंगे। अरे भाई 10-11 सीट ही तो निर्णायक होता है। 11 सीट पर अगर आप फ्रेंडली फाइट ही कर रहे हैं, 125 और 110 के बीच में कितना सीट का अंतर था पिछली बार, और उसके आसपास की सीटों पर 11 पर पड़ेगा, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। और अलग अलग समीकरण में है लोग ना, कुशवाहा समाज के लोग कहीं लड़ रहे हैं, कहीं यादव समाज के लोग लड़ रहे हैं, कहीं और लड़ रहे हैं, तो उसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। तो लबो लुबाब आप यही समझिए कि लालू प्रसाद जी ने फिर एक बार दबाव बनाया, और कांग्रेस उनके सामने समझौता करने के अलावा कोई उनके पास चारा नहीं था। और यही कारण था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें तेजस्वी जी की नाम की घोषणा की गई कि ये हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे भी होंगे। और आपको देखिए ना, वहां और कई चेहरे थे, कहा किसी के बारे में। तेजस्वी जी ने एक छोटी बात कही, बिल्कुल, और भी हमारे कुछ डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन अनाउंस केवल मुकेश सहनी का हुआ। एक नाम का केवल अनाउंस हुआ कि मुकेश सहनी जी जो हैं वो डिप्टी सीएम होंगे। तो लालू प्रसाद जिस तरह से चाहे उस तरह से इसको करवा लिया, और कांग्रेस को इसको एग्जीक्यूट करने के अलावा, अनाउंस करने के अलावा उनके पास अब कोई विकल्प नहीं था, कोई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये मुझे लगता है कि जब इस तरीके के हम लोग जैसे चर्चा करते हैं, और मीडिया में लगातार चर्चा चल भी रही थी, और फाइनली ये चीज़ें जो 1-2 महीने पहले से प्रेडिक्शन किया जा रहा था, जो आरजेडी और वीआईपी पार्टी इन सब की जो डिमांड थी, उन सब पे इन लोगों ने लास्ट जो इनका साइन हुआ उसी चीज़ पे हुआ। अब इसमें एक चीज़ आता है कि कुछ बड़े नाम हैं, जैसे कन्हैया कुमार बड़ी तेज़ी से उभरे थे एक वक्त, अब साइलेंट दिख रहे हैं। पप्पू यादव अभी तक बोल रहे हैं कि कांग्रेस को अकेले लड़ लेना चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव को लगता है कि आरजेडी के साथ कांग्रेस रहेगी तो हमारा फ्यूचर तो खत्म है, अगर अकेली लड़ेगी तभी कुछ दिखेगा। और कृष्णा अल्लावरू की जैसे बात हो रही, खैर वो प्रभारी हैं, आज बिहार में है, कल कहीं और होंगे, उनका विरोध भी हो रहा है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस, नई कांग्रेस की जो प्लानिंग चल रही थी वो फिर से एक बार पीछे जा चुकी है, या अभी वो स्कोप है, अब वो फिर से कुछ नया रणनीति बना रही होगी बिहार में? देखिए, टिकट बंटवारे के बारे में जो चर्चा है उसमें चर्चा यह है कि 3 लोगों ने मिलकर के टिकट का बंदरबाट किया, और वो उसमें कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम और पप्पू यादव का भी नाम आता है। इसीलिए जो एयरपोर्ट पर जो मारपीट हो रही थी उसमें पप्पू यादव के ही आदमी को लोग खदेड़ रहा था, यही लोग सब भटोल करके आया है वहां से, मतलब टिकट का इधर उधर किया है। तो पप्पू यादव को अब फिर कांग्रेस कितना रख पाएगी, क्या आरजेडी इसको अपना पाएगी? चूंकि आप देखे होंगे पप्पू यादव की भाषा, कल पप्पू यादव जिस तरह से बोल रहे थे, जैसे लग रहा था कि अब गठबंधन कुछ समय में ही टूट जाएगा।
हाँ। आरजेडी से कांग्रेस नाता तोड़ लेगी। और वही गहलोत जी जाते हैं लालू यादव के सामने, किस तरह से विनम्र भाव में समझौता करके आते हैं और आज मुख्यमंत्री की घोषणा कर देते हैं। तो ये बात तो तय है कि कांग्रेस को तय करनी होगी कि आपको पप्पू यादव को साथ लेके चलनी है या आपको तेजस्वी जी को साथ लेके चलनी है। अगर तेजस्वी जी और लालू प्रसाद की साथ लेकर के चलनी है तो इनको पता है कि पप्पू यादव आरजेडी की पसंद नहीं है। और कई स्पोक्स पर्सन, उनके जो नेशनल स्पोक्स पर्सन भी थे, कल उन्होंने पप्पू यादव के उस तरह के बयानों पर बोला भी था कि भाई ये पप्पू यादव का निजी बयान है, इसको कांग्रेस के बयान से जोड़ करके ना देखा जाए। तो पप्पू यादव टिकट दिलवाने में चाहे जितना सक्षम हो गए हों, लेकिन आरजेडी के सामने तो उनकी कुछ चलती नहीं है। हाँ, चेहरा नहीं बन पाएंगे कांग्रेस का बिहार में, ये बात सच है। और वो नीतीश कुमार की आजकल काफ़ी तारीफ भी कर रहे हैं, भले ही वो उनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, और कि नीतीश कुमार चाहेंगे तो ये कर देंगे, नीतीश कुमार चाहेंगे तो वो कर देंगे, ऐसी बातें भी पप्पू यादव काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। हमारा अगला सवाल जो है वो है तेजस्वी यादव के उस प्लान पे कि तेजस्वी यादव जीविका दीदियों को 30-30 हज़ार रुपये देने की घोषणा कर रहे हैं। क्या फैक्टर माना जाए कि बिहार इलेक्शन में तेजस्वी यादव को भी इस बात का एहसास हो गया है कि अगर नीतीश कुमार की सरकार रिपीट करती है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान जो होगा वो ये होगा जो 10-10 हज़ार रुपये अभी बांटा गया हाल फिलहाल में, और जीविका दीदियों पे जिस तरीके से पकड़ एनडीए की है, नीतीश कुमार का जो उसमें ख्याति है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से तेजस्वी यादव ने ऐसा ऐलान किया। बिल्कुल, देखिए 3,64,00,000 महिला वोटर हैं बिहार में। पिछली बार 59.कुछ% महिलाओं ने वोट किया जी। 3,64,00,000 में मतलब कि मोटा मोटी मान लिया जाए कि 1.5 करोड़ से ऊपर महिलाएं बूथ तक पहुंची जो वोट की। उसमें 1,40,00,000 जीविका दीदियां हैं और 1,21,00,000 के खाते में 10-10 हज़ार रुपया डालने की बात चल रही है, जो जीविका दीदियों से उनको क्लब किया जाएगा। अब तेजस्वी जी को ये लग रहा है कि ये जीविका दीदियां ही एनडीए की जीत के लिए काफी है। महिला वोटर में वो तो एक बड़ी संख्या हो जाएगी ना, 1,40,00,000 जीविका दीदियां और उसमें 1,21,00,000 लाभार्थी जिनके खाते में 10,000 रुपया डाला गया। और कल मैंने एक सवाल भी पूछा था एक पैनल में, तो जेडीयू के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि नहीं, ये ग्रांट है, ये इस पैसे को लौटाना नहीं है। मतलब वो दिवाली और छठ के समय 10,000 रुपए की राशि उनके ये में डाल दी गई। अब वो व्यापार करे न करे, सरकार उसको वापस नहीं लेने जा रही है। और तब तेजस्वी जी आगे आते हैं और उन्होंने जो कम्युनिटी मोबिलाइजर के तौर पर जो लोग हैं जीविका दीदियों में, उसकी संख्या कुछ लोग 84,000 बताते हैं, कुछ लोग 1 लाख बताते हैं, कुछ लोग 1,05,000 बताते हैं, जो भी हो। लेकिन इनके बारे में उन्होंने कहा, हालांकि उनको कम्युनिटी मोबिलाइजर जो जीविका दीदियां में है उनका भी सैलरी बढ़ाई गई है मानदेय और 10,600 रुपया की गई। तेजस्वी जी ने कहा कि अब हम उनका मानदेय 30,000 रुपया कर देंगे जब हमारी सरकार बनी। तो तेजस्वी ने यह दाव लगाया कि जो कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं वही तो जीविका दीदियों को अपने तरीके से ट्रेंड करती हैं। अगर उनके हिस्से में ये राशि की बात हम कर देंगे और उन्होंने कहा कि उनको सरकारी कर्मी बना देंगे, तो फिर ये जीविका दीदियों को समझा देंगे कि देखिए एक फेज में पहले मेरा कल्याण होगा, अगले फेज में आपका कल्याण हो जाएगा, बस आपका तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसको लेकर के इन्होंने ये दांव खेला। उन्होंने जीविका दीदियों के लिए कहा कि 5 लाख का बीमा की राशि हम करा देंगे, 2 साल तक बगैर ब्याज का ऋण दे देंगे और जो पिछला ऋण आपने लिए है उसका जो ब्याज है उसको माफ कर दो। भाई जब वादा ही करनी है तो इन सब पे भरोसा क्या बन पाएगा, क्या लगता है? आप कह रहे हैं कि हर घर से एक सरकारी नौकरी दे देंगे, जीविका दीदियों को परमानेंट, संविदा कर्मियों को परमानेंट कर देंगे। फाइनली तो आप यही कर रहे हैं कि अगर देखा जाए कि अगर हमारे घर से कोई 3 सदस्य हैं, एक महिला है, पुरुष है, पत्नी और बच्चा कोई है, तो अगर ऐसा होगा कि हर घर से एक सरकारी नौकरी, तो पुरुष चाहेगा या महिला चाहेगी, पुरुष अगर दीदी वाला कॉन्सेप्ट है तो पुरुष चाहेगा वो सरकारी नौकरी ले ले इनका, प्लस जो दीदी हैं जीविका दीदी के माध्यम से वो भी सरकारी नौकरी। तो ऐसे तो इसी हिसाब से तो आप लगभग 4-5 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिए। ऐसा हो सकता है ना, लोग कर ही रहे हैं कि हर परिवार के हिसाब से 3 करोड़ तो ऐसे ही सरकारी नौकरी आप दे रहे हैं, प्लस संविदा कर्मियों को भी सरकारी बना रहे हैं, तो कहां से लाएंगे इतना?
नहीं नहीं, वो फिजिबल नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ना कि 26 लाख सरकारी नौकरी की संभावना बिहार में है। 20.5 लाख पद भरे हुए हैं, 5-5.5 लाख और रिक्तियां हैं जो भरा जा सकता है। हम्म, तो आप कभी कह रहे हैं कि जो हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, कहां से नौकरी देंगे भाई? उसके लिए पैसा कहां से आएगा? फिर आप कह रहे हैं कि भाई इनको हम जो है परमानेंट करेंगे, सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे, संविदा फिर कर्मियों को। इनका ऋण माफ करेंगे, ब्याज ये करेंगे। और मैं कैलकुलेट कर रहा था, हम्म, तो इसका जो आता है वो आता है 1,94,000 करोड़ रुपया। हम्म, बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपया। मतलब बजट का 60% केवल इन्हीं को, जीविका दीदियों के हिस्से में ही चला जाए। और बाकी बाकी लोगों की सैलरी, चाहे बजट वो बजट एक्सपेंड, बजट का 3-4 गुना लगभग सरकारी नौकरी में पैसा देने के लिए बात कर रहे हैं। लगभग 3 करोड़ बताया जा रहा है कि लोग हैं ऐसे जो सरकारी नौकरी, अगर उस हिसाब से, इनके हिसाब से दिया जाए तो लगभग 3 करोड़ लोगों को नौकरी दिया जाएगा। अब आएगा वो, वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई 3,17,000 करोड़ का तो बजट ही है बिहार का। मैं आपको बता देता हूँ कि केंद्र जो है वो उसमें 58-59% इनको मिलता है। मतलब केंद्र से 1,17,000 करोड़ रुपया बिहार का हिस्सा है। हाँ, और 63,520 करोड़ रुपया ये जो है इनका अपना, और बाकी थोड़ा सब्सिडी मिलता है। और तब भी ये बिहार सरकार के पास 4,10,000 करोड़ का लोन, 63 करोड़ रुपया प्रतिदिन बिहार केवल ब्याज चुकाता है। 23,000 करोड़ रुपया तो इसी साल इनको देना है, केवल ब्याज में देना है, इंटरेस्ट में देना है। भाई घोषणा ही करनी है तो कर दीजिए घोषणा, कुछ भी कर दीजिए। कोई फिजिकल डेफिसिट जैसी चीज अगर ये लोग समझते होंगे, जिसको कहते हैं कि आय और व्यय के बीच का जो अंतर है वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या ये आय व्यय का अंतर कर देंगे, कर्ज ले लेंगे, कि उसमें 90% का अंतर कर देंगे? ये सब फिजिबल नहीं है। और न मैं इकोनॉमिक्स इसका समझ पाता हूं कि इस तरह के वादे और इन तरह की घोषणाओं का क्या इकोनॉमिक्स है। बस चूंकि उनको फ्रैक्चर्ड करना है, तोड़नी है, इसलिए कोई घोषणा ये कर रहे हैं। तो इसकी व्यवहारिकता से मैं सहमत नहीं हूं। हाँ, पॉलिटिकल पार्टियां, अभी मैं एक उदाहरण से आपको स्पष्ट कर देता हूं। महाराष्ट्र में 1,500 रुपए की राशि डाली गई लाड़की बहन योजना, और छगन भुजबल का बयान निकाल करके देख लीजिए अभी वो क्या कर रहे हैं, मंत्री है वहां, और वो कह रहे हैं कि इस योजना को चलाना शायद बहुत सरकार के लिए संभव नहीं। अब चुनाव हो गया, इनकी सरकार बन गई। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल की सरकार दे पा रही है क्या? ऐसा तो नहीं है कि आकाश से पैसा बारिश होती है और जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है कि भाई हमारे समय ज्यादा पैसे की बारिश हो रही है, हम जिसको चाहेंगे उसको बांट दें। ऐसा तो है नहीं, आपके रिसोर्सेज सीमित हैं। बजटीय प्रोविजन में आपको लाना होगा। पैसे आप कहां से लाएंगे? केंद्र की सरकार देगी, वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे, कौन सी राशि कहां इस्तेमाल करेंगे, अपने राज्य की आमदनी कितना बढ़ाएंगे? मैं समझता हूं कि इस तरह की घोषणाओं का कोई तार्किक उत्तर नहीं दिया जा सकता है कि ये तर्क संगत है। ठीक है, अगला सवाल है प्रशांत किशोर से जुड़ा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी दरअसल महागठबंधन नहीं, बीजेपी डर रही है जनसुराज से, और जनसुराज के लोग भी कह रहे हैं कि, और ऐसा माना भी जा रहा है कि जो जनसुराज है वो वोट जो है, टारगेट जो वोट काटने की स्थिति अगर होती है तो ज़्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी। यही वजह है कि दानापुर से उम्मीदवार अखिलेश कुमार उर्फ मुतुर शाह जो हैं, उनको आरोप लगाया प्रशांत किशोर ने कि उनको देखा गया, वो लोग कह रहे थे गायब हो जाएंगे। और मेन बात यह है कि जिसको प्रशांत किशोर ने टिकट दे दिया, टिकट देने के बाद उम्मीदवारी जब हो गई उसके बाद इन लोगों ने गायब कर दिया। और ऐसे 3 उम्मीदवार हैं जिनको उनका आरोप है कि बीजेपी वाले गायब कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि पहले तो विधायक तोड़ने की परंपरा होती थी, अब विधायक बनने से पहले ही तोड़ दिया जा रहा है कि रास्ता साफ हो जाए। इन आरोपों में क्या दम है और क्या सच्चाई है इसकी? नहीं, आरोप में दम है। और जो आप एक नाम तो आपने बता दिया, अखिलेश कुमार, जो दानापुर से हैं। 2 डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी, अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। वो पहले बीजेपी से टिकट चाहते थे, बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिली, तो बाद में जनसुराज से वो ब्रह्मपुर से उम्मीदवार हो गए। और एक हैं डॉक्टर शशि शेखर
सिन्हा, वो रघुनाथ पांडे के दामाद हैं और उनको टिकट गोपालगंज से मिल गया और ये दोनों लोग गायब हो गए। अब बीजेपी के लोग ने बुलाया, समझाया। अखिलेश सिंह के बारे में तो पता चला कि भाई इनके जनसुराज के कैंडिडेट ही किडनैप हो गए। हाँ, इनका तो वही चर्चा चला। हाँ, और बाद में देखा गया कि वो अमित शाह जी के साथ बैठे हुए। अब अमित शाह जी ने उनको कौन सा आश्वासन दिया वो तो अमित शाह बताएंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, जो बहुत सक्रिय थे 2 वर्षों से बीजेपी में, बीजेपी से टिकट नहीं मिला, फिर उनको कुछ आश्वासन दिया गया होगा कि भाई हम कहीं एडजस्ट करेंगे। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिन्हा, उनको भी आश्वासन दिया गया। शशि शेखर, उनको भी आश्वासन दिया गया होगा। शशि शेखर वगैरह तो ओपनली सपोर्ट किए हैं बीजेपी कैंडिडेट को। हाँ, 2 साल से। हाँ, वो सब लोगों ने सपोर्ट किया। हाँ, अभी सपोर्ट किया है। तो इसीलिए अगर प्रशांत किशोर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारे कैंडिडेट पर आप जाल क्यों फेंक रहे हैं, आप हमसे डर गए हैं क्या, और जब एनडीए इतनी ही मजबूत है तो फिर हमारे कैंडिडेट को इस तरह से टिकट मिलने के बाद उनको समझाना, उनको विड्रॉ कराना, उनको मैदान से हटाना, तो ये बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं। अब इसका जवाब तो बेहतर बीजेपी दे पाएगी। हाँ, ये बीजेपी देगी, लेकिन मैं आपसे ये सवाल कर सकता हूं कि विश्लेषण के तौर पे अगर आप करें कि जो बीजेपी या बीजेपी की तरफ के लोग इस तरीके की बातें करते थे कि प्रशांत किशोर को चुनाव के टाइम पे कैंडिडेट खोजना मुश्किल हो जाएगा, आज वही बीजेपी इनके उन कैंडिडेट्स को तोड़ रही है और ये भी बात की जा रही है कि वो लोग बीजेपी में दावेदार थे टिकट के लिए। यानी कि ये तो हम कह सकते हैं ना कि प्रशांत किशोर का जो चुनाव है, कैंडिडेट सिलेक्शन, उस पर काम इन लोगों ने किया है ठीक ठाक। बिल्कुल, मैं तीनों को मैं बता देता हूँ। देखिए, 2 भूमिहार जाति के कैंडिडेट हैं, एक वैश्य जाति के कैंडिडेट। अब दानापुर से इनके उम्मीदवार हैं रामकृपाल यादव। अब रामकृपाल यादव, अगर वैश्यों का वोट नहीं मिलेगा, वैश्य का वोट मान लिया जाए कि अखिलेश सिंह को चला जाता, तो नुकसान बीजेपी को हो ही जाता ना। वहां से लोजपा रामविलास के कैंडिडेट है ब्रह्मपुर से हुलास पांडे, वो भी भूमिहार जाति से हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी एक पढ़े लिखे हुए एक अच्छे चिकित्सक हैं, वो उनका नेत्र विज्ञान चिकित्सा में उनका एक अपना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उनकी पॉपुलैरिटी अपने तरीके से है। अब डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जैसा एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति जाता, हुलास पांडे की पृष्ठभूमि सबको पता है कि कौन है हुलास पांडे, तो इनको लगा कि अरे ये तो सत्यप्रकाश तिवारी जाएंगे तो फिर तो हुलास पांडे को लोग पसंद नहीं करेंगे, पसंद तो सत्यप्रकाश तिवारी को करने लगेंगे। फिर सत्यप्रकाश तिवारी को बुला कर समझाया गया। उसके बाद 2 साल से ये मेहनत कर रहे थे डॉक्टर शेखर सिन्हा, इशूज को लेकर के जुड़े हुए थे, उनकी वहां जमीन भी थी, उनका एक अपना प्रभाव भी था। लगा कि अगर ये लड़ जाएंगे तो फिर तो यहाँ से एनडीए की कैंडिडेट हार जाएगी। तो मैं बता रहा हूं कि तीनों के एक बड़े फैक्टर थे जिसको लेकर के बीजेपी खास करके घबरा गई, और बीजेपी ने तीनों को बुला करके समझाया कि भाई आपको ये कोई गारंटी तो है नहीं कि आप जीत ही जाएंगे जी, लेकिन अगर वहां का कैंडिडेट जीतता है तो आपके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर आश्वस्त करता हूं कि आपको हम पार्टी कोई ना कोई सम्मानित तरीके से कोई ना कहीं प्लेसमेंट देगी। अब कौन सा प्रलोभन दिया गया वो तो वही तीनों लोग बता सकते हैं। तो प्रशांत किशोर जी के आरोप हैं, उस आरोप में दम है, चूंकि उस कैंडिडेट को मैं देख रहा हूं और वो विधानसभा क्षेत्र भी देख रहा हूं और मैं उनकी जाति भी देख रहा हूं। तो एक पढ़ा लिखा हुआ जिसका समाज में एक अच्छी छवि है, उस तरह का उम्मीदवार अगर जाएगा तो स्वाभाविक रूप से लोग उनके साथ जुड़ेंगे। भले ही वो न जीते, लेकिन अगर 10-20 हजार वोट भी ले लिया तो वो वही वोट लेगा जो बीजेपी का वोट है, क्योंकि जो आरजेडी लाइन वोट है वो तो जाएगा ही, इधर वाला ही कट के आएगा। मैं तो कहा कि दानापुर में वैश्य समाज आरजेडी के रीतलाल यादव को तो वोट देगा नहीं, वो तो वोट रामकृपाल यादव को ही देगा। तो अगर ये 10,000 भी वोट काट लिए तो आरजेडी का सीट वहां सिक्योर हो गया। ब्रह्मपुर में हुलास पांडे और सत्यप्रकाश तिवारी में कंपैरिजन होने लगेगा। सत्यप्रकाश तिवारी वहां 10,000 वोट अगर ले लिए, 20,000 वोट ले लिए तो हुलास पांडे का नुकसान हो जाएगा। उसी तरह से डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा का एक अच्छी छवि है और एक अच्छे परिवार के वो ये हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका एक अपना व्यक्तिगत प्रभाव भी होगा। जिस हिसाब से बता रहे हैं
उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड चुनाव है इस बार का, क्योंकि अब तो समझ में नहीं आ रहा है ना कि प्रशांत किशोर कहाँ कैसे उम्मीदवार खड़े किए हैं और कितना डेंट कर सकता है एनडीए का। क्योंकि अभी की जो स्थिति देखें सब यही कर रहे हैं कि एनडीए जीतती दिख रही है इस चुनाव में, लेकिन अगर ये चीज़ें होती है कि कहीं 5% कहीं 10% इस लेवल पे भी अगर प्रशांत किशोर नुकसान पहुंचाते हैं तो ये तो एक बार में पूरा एनडीए का वोट लेके बैठ सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि फिर महागठबंधन दिखा देगी। मैं अंकित जी आपको बता दे रहा हूं कि पिछली बार 10 ऐसी सीटें थी जिसका जीत और हार का अंतर 1000 से कम रहा। 23 ऐसी सीटें थी जिसका जीत हार का अंतर 2000 से कम रहा। 33-34 सीटें ऐसी थी जिसमें जीत हार का अंतर जो है वो 3000 रहा। और 46 ऐसी सीटें थी जहां जीत हार का अंतर 4000 रहा। और 56 ऐसी सीटें थी जहां जीत हार का अंतर मात्र जो है 5000 रहा। तो 56-57 सीटें 12000 के अंतर से तो ये चुनाव ही एनडीए जीती थी। 37.26% आया था एनडीए को और 37.23% आया था इंडिया को। 0.03% का अंतर था। 12000 मत के अंतर से वो 125 सीट ला करके जीत गए, सरकार बना लिए। और ये 12000 कम ला करके, तो भाई 5000 वोट का तो बहुत होता है। मैं तो बता रहा हूँ कि 1000 वोट के अंतर से ऐसी 10-12 सीटें हैं जो पिछली बार आई थी। अगर प्रशांत किशोर 5000 वोट लेने में कामयाब हो गए तो कितनी सीटों का अंतर हो जाएगा आप समझ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, धन्यवाद। बात करते हैं फिर आगे अलग किसी विषय पर। तो फिलहाल बिहार की राजनीति काफ़ी मुश्किल हो गई है और मज़ेदार भी है इस बार का चुनाव। और जो भी लोग ऐसे अपने अनुमान लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उन सब पे पानी फिर सकता है। अनुमान कभी सही होते हैं लेकिन इस बार सही होंगे इस बात का पर भरोसा जताना बहुत ही मुश्किल है। क्या होता है ये देखना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए। देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।